पानी भी ले लो। आज हम लोग अपने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की विजिट पे आए और यहाँ पे 3 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। एक मेडिकल जेनेटिक्स विभाग, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जिनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी पैदा होते ही जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लाखों माँ बाप अपने न्यूबॉर्न बेबी को, नवजात शिशु को हाथों में लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, अस्पतालों के धक्के खाते हैं कि कैसे मेरा ये बच्चा जिसको मैंने मन्नतों से मांगा, इसकी जान बच जाए, और किसी के पास कोई समाधान नहीं होता था। अब मुझे कहते हुए ये हर्ष है कि यहाँ लोकनायक अस्पताल में हमने मेडिकल जेनेटिक विभाग का आज उद्घाटन किया, जो कि पूरे देश में 4th और दिल्ली राज्य में पहला ऐसा सेंटर है जिसके माध्यम से वो बच्चे जो पैदा होने के साथ कई बीमारियों को अपने जेनेटिक्स में लेके पैदा हुए हैं, उनका इलाज संभव हो पाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था जी कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इस तरीके का मेडिकल जेनेटिक विभाग जरूर होना चाहिए, जिससे लोगों को ऐसी असंभव इलाज दिखाने वाली बीमारियों को भी इलाज मिल सके। और मुझे बड़ा हर्ष है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आज यहाँ ये विभाग हमारा न केवल बच्चों में जो जन्म से बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका इलाज कर पाएंगे, बल्कि एक बूंद खून के माध्यम से उनके जेनेटिक्स में जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सर्च कर पाएंगे। उनके एक बूंद खून के माध्यम से इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनें यहाँ पे अब उपलब्ध है कि उनका डीएनए से लेकर के हर चीज यहाँ संभव है। इस विभाग ने वो मशीनें भी अपने पास खरीदी हैं जिसके माध्यम से बाल हो, कोई आपका सलाइवा हो, या छोटे से भी शरीर के पसीने, थूक, किसी चीज से हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से आपका डीएनए सर्च हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एक विभाग आज जिसका हमने उद्घाटन किया, नेट टेस्टिंग, जो न्यूक्लियोसाइड एसिड टेस्टिंग है, जिसमें आज हम ब्लड डोनेशन इतने मास स्केल पे चलता है। लोगों को जीवन बचाने के लिए जब ब्लड यूनिट की जरूरत होती है और उसको किसी टेस्टिंग लैब में भेजा जाए कि डोनर के ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको जांचने के लिए अभी तक 45 दिन का समय लगता था। पहली बार दिल्ली में इन हाईटेक मशीनों को खरीदा गया, जिसके माध्यम से विद इन 2 डेज आप उस खून के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को जांच सकेंगे और उसको क्लियर पाया जाने पे जिसका जीवन बचाने के लिए खून देना है वो खून दिया जा सकेगा। इसी तरीके से एक और यूनिट जिसका आज हमने उद्घाटन किया है, स्तनपान प्रबंधन इकाई, यानी लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट। ऐसे बहुत सारे बच्चे शहर में जन्म लेते हैं जो कि प्री मैच्योर होते हैं, उनकी माँ इस हालत में नहीं होती कि उनको माँ का दूध मिल सके। ऐसे में जो माँ अपना दूध दूसरे बच्चे को दे पाने की स्थिति में है, उन सबका एक जिसे कहें मिल्क यूनिट बना करके, एक मिल्क बैंक बना करके उन बच्चों को जिनकी माँ उन्हें दूध नहीं दे पा रही, उन बच्चों को भी अब दूध देना संभव होगा। और हम सब जानते हैं कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए कितना आवश्यक है। मैं आज पूरे दिल्ली की जनता को एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछली सरकारें 10 साल 11 साल के अपने कार्यकाल में ऐसी स्थिति में दिल्ली हमें सौंप के गई है, विरासत में जो हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है जिसका वो ढोल पीटते थे, उसकी सच्चाई जरूर मैं बताना चाहूंगी। यदि WHO की गाइडलाइन ये है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के जरूर होने चाहिए, आज वास्तु स्थिति ऐसी है कि सरकारी तंत्र में केवल 0.42
बेड, यानी कि एक बेड भी 1000 लोगों पे दिल्ली के मेडिकल तंत्र में अभी उपलब्ध नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ लें तो दिल्ली में 1.5 बेड उपस्थित है दिल्ली के लोगों के लिए पर यूनिट 1000 लोगों पे। कितने अफसोस की बात है। जो अपनी इतना व्याख्यान करते थे, आज दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य तंत्र क्या दिया जा रहा है। पिछले कोविड के समय में किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के कारण से, बेड की उपलब्धता ना होने के कारण से, इलाज ना मिलने के कारण अपनी जानें गंवा चुके। आज यदि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें भी ये स्थिति अगर है कि पूरे के पूरे मेडिकल को हम देखें, पूरे के पूरे इस प्रशासन को देखें तो 50% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है और 50% में से आधा दिल्ली गवर्नमेंट का है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस स्थिति में हम कैसे अपने प्रशासन को चला सकते हैं। आज दिल्ली के लोगों को जो जरूरत है कि कम से कम इलाज की कमी के कारण कोई ना मरे। आज मैं यहाँ अस्पताल में भी आई हूं, मैं देख रही हूं कि हजारों लोग ओपीडी की लाइनों में खड़े हैं, दवाई लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। कहां कहां दिक्कत है इसको हमने सर्च किया। पहला, जो दवाइयों की कमी होती थी उसको हमने पूरा करवाने के लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर चालू किया कि कम से कम अस्पतालों में दवाई की कमी ना रहे। उसका सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जिसके माध्यम से दवाइयां लिए और हर पेशेंट को दवाई मिल सके। दूसरा, आज स्टाफ की कमी के कारण लोगों को कितनी दिक्कतें हैं। आज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को असहाय महसूस करता है जब वो देखता है कि पैरामेडिकल जो हमारा स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, अगर वही उपलब्ध नहीं होंगे तो अस्पताल चलेंगे कैसे। तो आज यदि यहाँ पे घंटों की लाइन लगती है दवाई लेने के लिए, बिकॉज उनके पास वो दवाई देने के लिए स्टाफ ही उपलब्ध नहीं है। हमने ये तय किया है कि हम अपनी मेडिकल की आरआर को रिवाइज करेंगे। हम इस प्रोसीजर को जिसमें रिक्रूटमेंट है अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको आसान करेंगे, उसको एक्सपीडाइट करेंगे ताकि हॉस्पिटल्स के लिए कोई भी वैकेंसी जो है वो खाली ना रहे, चाहे वो डॉक्टर्स की है, चाहे वो नर्सिंग की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, सिक्योरिटी, पियोन और आपका सफाई कर्मचारी, किसी भी प्रकार की, उसके लिए। अगली चीज, हॉस्पिटल्स में मशीनरी की कमी, इतना लैप्स है इसमें, इतना कमी है कि मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि इब्हास जैसा हॉस्पिटल जो मेंटल हेल्थ केयर के लिए है, यदि उसमें आज की डेट में एमआरआई नहीं है, सीटी नहीं है, तो आप समझिए कि हम कहां खड़े हैं। मेंटल हॉस्पिटल जहां पे दिमागी बीमारियों का इलाज होता है, एमआरआई उपलब्ध नहीं है। और उस स्वास्थ्य तंत्र का हम डंका बजाते थे कि हमने पता नहीं दिल्ली को क्या दे दिया। आज भी बड़े बड़े अस्पतालों में पूरी दिल्ली के पूरे सरकारी तंत्र में केवल 6 एमआरआई काम कर रही है। सिटी स्कैन की भी ऐसी ही बुरी हालत है। मैं ये समझती हूं दिल्ली की जनता का ये अधिकार है, उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटी मिले, सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो हमारे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और इतना बड़ा अस्पताल, लोकनायक जैसा इतना बड़ा अस्पताल जहां पे 7000 डिलीवरीज डेली की सर ओपीडी पेशेंट हैं और ऐसे ही डिलीवरी केसेस बहुतायत में हैं, और उनके लिए यदि 6 अल्ट्रासाउंड पे हम काम करेंगे तो संभव नहीं है। ऐसे ही हर मशीन के लिए, अल्ट्रासाउंड से लेके हर मशीन की उपलब्धता हो, इसके लिए हमारे मंत्री स्वयं, पूरी की पूरी सरकार इसके लिए काम करेगी। और आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि दिल्ली को हम अपने इस 5 साल के कार्यकाल में 3 बेड पर यूनिट 1000 लोगों के उसको जरूर उपलब्ध कराए, जो कि WHO के भी पैरामीटर से ज्यादा होना चाहिए। देश की राजधानी में केवल देश के राजधानी के लोग इलाज करने के लिए नहीं आते, आसपास के NCR के बाकी राज्यों के लोग भी इलाज कराने आते हैं। और किसी को भी वापस करना, मना करना, ये हमारे ना सभ्यता में है और ना ही कानून में है। तो हमें सबको एंटरटेन भी करना होता है, सबका इलाज भी करना होता है, और ये कतई
बर्दाश्त नहीं है कि एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे। उसके लिए हमें जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी, जिन अस्पतालों को ठीक करना होगा, एक्सटेंशन करनी होगी, नए अस्पतालों को ऑपरेट करना होगा, इसके लिए हम सारे काम करेंगे। मैं आज अपने 100 दिन की सरकार को अभी पूरा होने के कगार पे हम हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी प्रतिबद्धता है दिल्ली की जनता के लिए, हमारी कमिटमेंट है कि हम दिल्ली की जनता को बेहतर इलाज की सुविधाएं दें। अब आयुष्मान भी शहर में लागू है, वय वंदन योजना भी है, आरोग्य मंदिर भी है, पर ये सब लोग चाहे केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, एमसीडी के हैं, दिल्ली सरकार के हैं, सबको ऐसे इंटीग्रेटेड उसमें लेके आ पाए हम कि जहां पर प्राइमरी जो इलाज है उसके अस्पताल, जो सेकेंडरी हमारे हॉस्पिटल है, उन सबको आपस में इंटीग्रेट करते हुए सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, इलाज मिले, कोई पेशेंट भी धक्के ना खाए। इसके लिए हम पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कह रहे कि 100 दिन में हमने कोई झंडे गाड़ दिए, नहीं गाड़े, पर नीतिगत फैसले जो होने चाहिए सरकार के द्वारा उसको हमने किया है। पारदर्शिता होनी चाहिए पूरे सिस्टम में, दवाइयों की खरीद में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसको हमने किया है। पूरा रिक्रूटमेंट हो, आरआर रिवाइज हो, इसके लिए हम चल रहे हैं। और पूरे तरीके से हॉस्पिटल्स में एक वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ये हमारा प्रण है। तो मैं आज लोकनायक की पूरी टीम को बधाई देती हूं कि आपने दिल्ली में ये नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, जो मेडिकल जेनेटिक विभाग के द्वारा हमारी बिल्कुल ऐसी बीमारियों का इलाज हो पाएगा जो कहीं संभव नहीं था। बड़े बड़े अपोलो, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में भी जो संभव नहीं था, वो इलाज अब हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में हो पाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा नेट टेस्टिंग वाला विभाग है, वो भी अपने आप में रेयर टू रेयर है, जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो अपनी इस सरकार के आने के बाद हुई है। और मैं ये समझती हूँ इसी तरीके से हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करेंगे और जनता को बेहतर सुविधाएं देंगे। थैंक यू। मैम, दिल्ली में कोविड-19 के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी फिलहाल क्या है? देखिए, जो कोविड के मैटर्स हैं, हम लगातार उनके सर्च में हैं। अभी दिल्ली में के अस्पतालों में केवल 19 मामले जो एडमिशन हुए हैं, केवल 19 मामले आए हैं। बाकी लोग घरों से ही अपना इलाज करा रहे हैं। अभी उस स्टेज में कोविड नहीं है जिसके लिए हम कहें कि जनता को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। अभी ये बहुत ही जिसे कहें कि फर्स्ट स्टेज का वेरिएंट है और पूरी तरीके से सरकार सजग है, हॉस्पिटल भी चुस्त दुरुस्त है और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जनता भी सावधान रहे, उसका हमने पूरी अपनी एडवाइजरी जारी की है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और आपके भी अब 100 दिन पूरे हो जाएंगे कल, हम उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने जो अपना पूरा का पूरा विजन बताया है, हमारी जो पॉलिसी है और जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, मैंने बताया। आज मैं केवल हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इस महानायक के ऊपर नाम के ऊपर जो अस्पताल का नामकरण हुआ, उस अस्पताल के प्रेमिसेस में खड़ी हूँ जो वर्षों पुराना है। हमारे होने का अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम इन सभी मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर कर पाएंगे। जनता जो है उसको ये स्वस्थ रहने का अधिकार, उसकी बीमारियों के निदान का अधिकार मिल पाए। कोई भी बच्चा जो है वो इलाज की कमी के कारण मरे ना। मेरा इतना ही सोचना है कि दिल्ली के इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपडेट करें और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों को बेहतर सुविधा हो और हम ना केवल दिल्ली के लोगों का इलाज करें बल्कि पूरे देश से आने वाले लोगों का हम बेहतर इलाज करें। थैंक यू। मैम, 22 मंजिला एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, वो क्या था? बताइए, मंत्री जी भी कुछ बताइए। देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शंस की बातें हैं उसको में कुछ जगहों पे काम चालू हो गया है। कुछ जगहों की इंक्वायरी हो रही थी कि उसके ऊपर उन्होंने जो गाइडलाइंस होती है फायर ब्रिगेड की गाइडलाइंस, उसको फॉलो नहीं किया था। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया, इसकी कंस्ट्रक्शन जल्दी चालू होगी
उसका काम पूरा होगा। मैं जोड़ना चाहूंगी 24 अस्पताल जो पिछली सरकार के दौरान उन्होंने शुरू तो किए पर खत्म नहीं किए, उसमें पहले से ही हजारों करोड़ रुपए लग चुके हैं और आज हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम उसके पूरे सुपरविजन के लिए लगाई है, जो एक एक अस्पताल को विजिट करके उसको किस प्रकार से आज के समय में उपयोग हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही 7 इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसमें ऐसे हैं जो पिछले उस समय के कोविड समय के लिए बनाए गए थे, जो कि कोविड हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां केवल कोविड के बेड लगने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जो पूरी नहीं हुई। आज की वर्तमान की स्थिति में वो बिल्डिंग और भी 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वर्केबल नहीं है। उन बिल्डिंग्स को आज की सर्कमस्टेंसेस में उपयोग करने के लिए एज ए हॉस्पिटल एक बार फिर से उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है रिवाइज करना पड़ेगा। उसको हम रिवीजन पे लगा रहे हैं। उस बिल्डिंग का कैसे उपयोग हो सकता है, कैसे दिल्ली के इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जुड़ सकते हैं, उस पर काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि तुरंत एक एक हॉस्पिटल पे काम शुरू हो और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हमें जनरेट करने हैं उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम 100 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक आपका सरकारी आवास तक जो है वो। थैंक यू सो मच। हो जाएगा। मुख्यमंत्री को सड़कों पे रहने में आनंद आ रहा है। चलिए आइए दीजिए, लाइए के सामने ऐसे दे दो, बंद दे दो ना, क्या है क्या? हाँ कोई नहीं, कौन मना कर रहा है? आओ लाइए जय सिया राम।